ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी देखी थी, क्या होती है। इट वाज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन या चेंज इन शेप। पोजीशन वाले को हमने नाम दिया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन शेप वाले को नाम दिया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने बात की थी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दैट वाज mgh। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को एक ग्राउंड से एक हाइट पे जाके रखते हो, दैट हाइट इज h, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, F, विच इज इक्वल टू mg, यानी कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वर्क डन वाज F इंटू h, यानी कि m इंटू g इंटू h, और यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसके बेसिस में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे यहाँ पे। हाँ, एक आध क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। काइंडली आइडिया कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था, इतना बताना। पहले पोटेंशियल का डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 10। सर आपने मुझसे ना कैंसर एक तो मैंने एग्जांपल बोला था सारे, है ना, और जो मैंने फोटो खींच के डाला था क्वेश्चन, वो पूछा। 8, 9, 10, 15, 8, 9, 10। अच्छा, 8, 9, 10 पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन क्या था? A body of mass 6 kg is kept at a height of 5 meters from the surface of Earth. Find the potential energy. सिंपल फॉर्मूला था m into g into h। मास दिया है 6, g दिया है 10 और हाइट 5। सबका यूनिट भी सही है ना, कोई भी ऐसा नहीं कि एक SI और CGS ऐसा भी नहीं है। तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 into 6 30, 30 into 10 300। तो पहले का आंसर क्वेश्चन नंबर जो 5 था और 8 था, उसका आंसर है कितना? 300 जूल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था देखो। द सेम बॉडी इज नाउ टेकन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। फाइंड द वर्क डन। अब 10 मीटर पे चले गए, तो पहले 500 था, अब कितना हो जाएगा? सॉरी, पहले 300 था, अब कितना हो जाएगा? 600। हाइट डबल कर दिया तो एनर्जी भी डबल हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 600। क्लियर है? मतलब 6 इंटू 10 60, 60 इंटू 10 60। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या था क्वेश्चन? 10 था ना। एन ऑब्जेक्ट हैज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल। इसका पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1 kg, फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। आपको अब दिया है 50 जूल एनर्जी है, मास 1 है, g 10 है, और h निकालना है, m इंटू जी इंटू एच। तो h कितना हो जाएगा? 50/10, दैट इज 5 मीटर। ठीक है, और 10th क्वेश्चन क्या था? पर ये तो 10 था ना, ये 10 था, सॉरी ये 10 क्वेश्चन। 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या था? A boy of mass 40 kg climbs vertically upwards on a coconut tree to a height of 10 मीटर। ये उसकी हाइट होगी 10 मीटर, उसका मास 40 kg दिया है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉय। और यही वर्क तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों सेम आएगा आंसर। सर वो फॉर्मूला वाला फॉर्मूला कैसे? नहीं, इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों का सेम आंसर आएगा 400 जूल 400 जूल, क्योंकि वही वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है सर, जब एंगल दिया जाए तब वही। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक था आपका काइनेटिक एनर्जी का, उससे कितने क्वेश्चन थे? 15, 16, 17। ओके, पहला क्वेश्चन है, अ बॉय ऑफ मास 18 kg इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा ना। आपका जो बॉय है उसका मास कितना दिया हुआ है? 18 kg, और स्पीड दी हुई है 2 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए, कितना है? हाँ, 0.56 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? हाफ mv, राइट। यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हमें पता है फॉर्मूला लगाना है हाफ mv स्क्वायर।
पर अगर आपने इसको 0.5 में कन्वर्ट नहीं किया और 2 से ही बना दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 18 इंटू 0.5 का स्क्वायर। कितना है इसका आंसर? हाँ? ये 9 हो जाएगा, एंड 9 इंटू 0.25, हाँ 2.25 जूल। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके बाद क्या था? क्वेश्चन नंबर 60। इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, कितना है? 100 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 100 जूल। और क्या गिवन है? मास 2 kg। हाँ क्वेश्चन वो एनसीईआरटी का नहीं है, ये मैं डाला तो था फोटो खींच के ग्रुप में। मास 2 kg है, आपको निकालना क्या है? वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो 10 मीटर। ये इधर है ना, 100 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर। 2 2 कैंसल, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, तो वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 100, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? एंड लास्ट क्वेश्चन था, a stationary football is kicked by a player such that it attains a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी फुटबॉल की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, just after the kick. Okay, find the work done by the player on the ball if the mass of the ball is 100 ग्राम। मास कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट करना नहीं बोलेंगे वरना क्वेश्चन गलत, तो आंसर गलत। ठीक है, तो मास हो गया इतना, तो अब निकालेंगे वर्क डन यानी काइनेटिक एनर्जी। वही एक ही मतलब होगा, वर्क डन मतलब काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू एम बी स्क्वायर, हाफ इंटू 0.1 इंटू 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ये 9 इंटू 0.1 विल बी 0.9 अपॉन 2 इज 0.45 जूल। ठीक है, आया तो भाई आंसर? दैट्स इट। इतना था मैंने जो न्यूमेरिकल दिए थे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टाइम डालना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और ऐसा फिनोमिना हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत जगहों पे होता है, तो उन जगहों को हमें आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि उसमें एनर्जी का चेंज किस फॉर्म से किस फॉर्म में हुआ है। हमने ऑलरेडी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ी हुई है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, राइट, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो ये सब टाइप की एनर्जी हमने पढ़ी है, बस हमें देखना है कि कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी में किस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, किस अप्लायंस में, किस इंस्ट्रूमेंट में। जैसे मैंने माइक का एग्जांपल आपको बताया था कि माइक में साउंड से इलेक्ट्रिकल चेंज हो रहा है और लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल टू साउंड। लाइकवाइज हमें और भी चीजें देखनी जहां पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और किस फॉर्म से किस फॉर्म में एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है, ओके, तो इसमें हाइफन डाल के लिखो पहले। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल transformation of energy plays an important role in our day-to-day life, in day-to-day activities. In day-to-day activities, transformation of energy plays an important role in our day-to-day activity. In fact, पूरी लाइफ जो अर्थ में एग्जिस्ट कर रही है दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर सन बोलता है कि मैं अपनी एनर्जी नहीं ट्रांसफर करूंगा किसी को, तो क्या लाइफ पॉसिबल हो पाती है यहाँ पे? तो अल्टीमेटली द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन, जो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है अर्थ। अब अर्थ में अलग अलग चीजें उसकी अलग अलग तरीके से यूज कर रही है, जैसे प्लांट्स उसको यूज कर रहे हैं फॉर प्रिपेयरिंग फूड, है ना। तो ऐसे ये सन की हीट के कारण ही विंड्स चल रही है। सन की हीट के कारण ही तो आपका जो एयर है वो गर्म हो रहा है, इट राइजेस अप, वो फिर उधर से विंड इस तरफ आ रही है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। उसी तरह अपन सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ते थे ना 7th क्लास 8th क्लास में,
आपका चैप्टर में था सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, जहाँ पे आप वेदर वेदर के बारे में पढ़ते थे। एयर इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ सनराइज सनलाइट, ठीक है। तो एक अपन टेबल बनाते हैं, है ना। उस टेबल में 3 कॉलम बनाना, एक लिखना डिवाइस, एक कॉलम बनाना इनपुट एनर्जी, इनपुट एनर्जी मतलब किस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हो रही है, तो आउटपुट एनर्जी पूरा ही लिखो, इनपुट आउटपुट, इनपुट एनर्जी एंड आउटपुट एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हो रही है, ठीक है। चालू करें। कितना पहला डिवाइस फैन, फैन फैन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से फैन चालू हो रहा है ना, और अल्टीमेटली फैन घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, इनपुट में लिखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल भी लिख सकते हो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ये हुआ फैन के बारे में। सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल टू लाइट, लिख लो इलेक्ट्रिकल टू लाइट, इलेक्ट्रिकल टू लाइट। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल हीटर्स, इलेक्ट्रिकल हीटर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टू हीट, इलेक्ट्रिकल हीटर्स में इलेक्ट्रिकल टू हीट, इलेक्ट्रिकल हीटर्स, ठीक है। फिर रेडियो में क्या हो रहा है, रेडियो में इलेक्ट्रिकल टू साउंड, लिख लो इलेक्ट्रिकल टू साउंड, जल्दी जल्दी, इलेक्ट्रिकल टू साउंड रेडियो में, ठीक है। अगला सेल, सेल सीई डबल, सेल हमारे जो बैटरी होती है, सेल होती है, उसमें क्या हो रहा है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। देखो उस सेल से हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं ना, बट उस सेल के अंदर क्या हो रहा है, केमिकल्स है जो आपस में कंबाइन करके रिएक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका इनपुट एनर्जी क्या होगा, केमिकल, और आउटपुट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट माइक्रोफोन, माइक्रोफोन या माइक, माइक्रोफोन बोलो या माइक बोलो, इसमें क्या हो रहा है, साउंड टू इलेक्ट्रिकल, देख लो साउंड टू इलेक्ट्रिकल, साउंड टू इलेक्ट्रिकल, हो गया आंसर। अब देखो सेल भी ना 2 टाइप के होते हैं, बैटरी या सेल 2 टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी बैटरीज, क्या होती है, प्राइमरी बैटरीज जो एक ही बार यूज करके उसको अपन फेंक देते हैं, जैसे हमारे पेंसिल सेल्स होते हैं। और एक हमारा मोबाइल का बैटरी है जिसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी बैटरी होती है ना जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, हाँ। तो उनको हम बार बार फेंकते हैं ना, एक बार रिचार्ज होगी तो हम फेंक, जैसा नहीं होता। वो सार सेकेंडरी बैटरी जिसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। तो अगर एक रिचार्जेबल बैटरी है या रिचार्जेबल सेल है, रिचार्जेबल सेल, तो अब इसमें क्या होगा, 2 प्रोसेस होते हैं। एक बार वो सेल डिस्चार्ज होता है और फिर उसको हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो जब वो डिस्चार्ज होता है तब वही होगा, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, हाँ या ना। और चार्जिंग में क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, अडाप्टर लगाएंगे ना मोबाइल चार्जिंग के लिए, तो उस केस में इलेक्ट्रिकल को हम वापस से केमिकल में चेंज करते ताकि हम फिर से उसे यूज कर सके। तो रिचार्जेबल सेल में दोनों प्रोसेस के लिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपोजिट होगा, लिख लो दोनों, डिस्चार्जिंग
के केस में केमिकल टू इलेक्ट्रिकल और चार्जिंग के केस में इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। क्लियर है? हाँ, हो गया। फिर अगला देखेंगे लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर, इसमें क्या होगा? माइक में साउंड टू इलेक्ट्रिकल था ना, लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल टू। लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी इनपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी साउंड हो जाएगा। लाउड स्पीकर। टेलीविजन तो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल टू लाइट लाइट एंड साउंड दोनों होगा ना। टेलीविजन में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल टू लाइट एंड साउंड। इलेक्ट्रिकल टू लाइट एंड साउंड। नेक्स्ट इज ना थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट जहां पे हम कोयले को जलाकर, है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्टीमेटली थर्मल पावर प्लांट में आउटपुट एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल ही होगी ना, और जला किसको रहे हैं? कोल को, है ना। तो केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी ऑफ कोल, स्टार्ट तो यही है ना, केमिकल एनर्जी ऑफ कोल। केमिकल एनर्जी ऑफ कोल, आप हीट भी बोल सकते हैं, बर्न करने से वो हीट हो रही है, हीट करने से आपका पानी गर्म हो रहा है, स्टीम, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दैट स्टीम इज एक्चुअली रोटेटिंग द टर्बाइन्स। नेक्स्ट सोलर सेल। सोलर सेल, सोलर सेल क्यों होगा? सोलर एनर्जी होगा ना। गर्म करने से ही अगर थोड़ा सा, तो अपन उसको तवे में गर्म कर देते हैं, है ना। सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हीट हो रहा है और अल्टीमेटली हमारी आखिरी एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल ही है ना। तो सोलर सेल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एनर्जी के फॉर्म ना, हाँ, लिख सकते हैं। सोलर एनर्जी तो क्या कॉमन है ना, सन, सन एनर्जी जो है सोलर एनर्जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सोलर सेल का? सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहीं पे सोलर कुकर होता है ना, तो आप सोलर एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, खाना बनने का प्रोसेस को केमिकल एनर्जी बोलते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस का हमने यही बोला ना कि लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पे आप सोलर एनर्जी की जगह लाइट एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट स्पेसिफिकली सोलर इसमें लिख रहे हैं क्योंकि लाइट एनर्जी तो ये भी लाइट हो सकती है ना, इसलिए सोलर एनर्जी स्पेसिफिक लिख रहे हैं क्योंकि वो सेल सोलर है। अगला जनरेटर। जनरेटर जिससे अपन, जैसे लाइट वाइट बोला जनरेटर चालू करते हैं ना, तो एक्चुअली वहां पे क्या होता है, आपका मैग्नेट जो है, मैग्नेट के आसपास कॉइल रोटेट करता है, तो वहां मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। देख लो, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिक थोड़ा दे रहे हैं, उससे तो करंट बना रहे हैं ना, आउटपुट तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होगा। नहीं, अल्टीमेट चीज क्या है अपन ये देख रहे हैं, ठीक है।
तो सर उसमें फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जैसे कोई भी चीज रोटेट कर रही तो मैकेनिकल, जैसे मैंने आपको फैन नहीं बोला कि आप फैन के लिए क्या लिखे हो, फैन में इलेक्ट्रिकल टू काइनेटिक होती है, आप चाहो तो उसके लिए मैकेनिकल भी लिख सकते हो। कोई रोटेटिंग बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी होती है, जैसे मोटर, मोटर में उल्टा होता है ना, आप इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल करते हो, यहाँ क्या कर रहे हैं मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। मोटर एंड जनरेटर आर टू डिफरेंट थिंग्स। मोटर क्या करता है, आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तब वो घूमेगा, अब वो घूमने वाली चीज में आप कुछ भी लगा दो, फैन लगा दो तो फैन घूमेगा, समझ रहे हो? वैसे ही जनरेटर में उल्टा होता है, जनरेटर का नाम ही जनरेटर है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो उसकी अल्टीमेट आउटपुट एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल ही होगी और मैकेनिकल से, ठीक है। वो टरबाइन जो घुमा रहे हैं ना अपन, वो अल्टीमेटली टरबाइन घुमाती किसको है, आपके कॉइल को, वो कॉइल घूमती है तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। थर्मल पावर प्लांट में, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, हर जगह जनरेटर लगा हुआ है ना। वो जनरेटर का जो कॉइल है वो टरबाइन से लगा हुआ है। टरबाइन को कौन रोटेट कर रहा है, थर्मल पावर प्लांट में स्टीम, वाटर, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में खुद पानी, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी स्टीम। उस टरबाइन को रोटेट करते हैं, टरबाइन के साथ आपका वो कॉइल लगा हुआ है, तो कॉइल भी रोटेट करता है, और कॉइल रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, ठीक है। ये एक्चुअली फिनोमेना होता है, इसको हम कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो आपको जब 10th क्लास में तब पढ़ने का, ठीक है। चलिए, हो गए सारे, कितने हो गए? हाँ, चलो नेक्स्ट थिंग डालना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमारा थर्ड कंजर्वेशन लॉ है ना। एक लॉ हमने कंजर्वेशन में कहाँ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिजिक्स में, है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मैटर या एटम, ठीक है। और ये थर्ड कंजर्वेशन लॉ है, दैट इज एनर्जी, ठीक है। देखो उसका स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, according to law of conservation of energy, energy can neither be created, according to law of conservation of energy, energy can neither be created nor destroyed. Energy can neither be created nor destroyed. It can be converted from one form to another. It can be converted from one form to another. It can neither be created nor destroyed. It can be converted from one form to another. जैसे अपन ने ऊपर जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन लिखे सब में यही तो हो रहा है ना, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, वो एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, ठीक है। ओके, इसके लिए अपन एक प्रूफ पढ़ेंगे, बट वो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, है ना, तो उसका ही कंजर्वेशन देखते हैं अपन। एक तो एक्टिविटी देखते हैं, उसमें अपन देखते हैं कि क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्व है। ऐसा अपन वहां बोलते थे ना मोमेंटम की, इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। भले इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम कम ज्यादा हो रहा होगा, एक का कम हुआ होगा, दूसरे का ज्यादा हुआ होगा, पर टोटल हमेशा सेम था। वैसे ही अपन को यहाँ देखना है क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है कि। जैसे डैम का एग्जांपल अगर मैं लूं, तो डैम में पानी जब ऊपर है तब वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि वो हाइट पे है। पर जैसे ही आपने, और वहां पे काइनेटिक एनर्जी मान लो लगभग 0, जैसे ही आपने डैम का गेट ओपन किया, पानी हाई स्पीड से नीचे आना चालू किया, मतलब अब और नीचे आना मतलब पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है, पर काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ऊपर टोटल मैकेनिकल एनर्जी और नीचे टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी।
भले काइनेटिक एनर्जी ऊपर 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, और नीचे आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पर जो सम है ना दोनों का टोटल, वो हमेशा सेम। सब मोमेंटम में भी यही करते थे कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को आके टकराई इधर से, तो इसकी स्पीड कम हुई तो इसकी स्पीड बढ़ गई, इसका मोमेंटम कम हुआ इसका मोमेंटम बढ़ गया, पर जो टोटल था वो हमेशा सेम। मान लो इसका पहले मोमेंटम 2 था, इसका 1 था, टकराने के बाद इसका 1 हो गया इसका 2 हो गया, पर ऐड करने पे दोनों बार 3 था ना, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसी को कंजर्वेशन बोलते हैं कि टोटल मोमेंटम वाज सेम, इनिशियल भी और फाइनल भी। वैसे ही टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी शुरू में और बाद में सेम है, भले इंडिविजुअल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कम ज्यादा होगी, पर जब उनका सम टोटल करेंगे दैट विल ऑलवेज बी सेम। यही हमें दो केस के लिए प्रूव करना है। एक हम फ्री फॉल के लिए देखेंगे, अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने फ्री फॉल कराया है तो क्या उसकी मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पे कांस्टेंट है कि नहीं, मैकेनिकल एनर्जी बोल रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोल रहा हूं। अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो नो डाउट उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, पर हर पॉइंट पे उसका सम टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल सेम है। ये अपन को प्रूव करना है। एक ये केस, और दूसरा केस पेंडुलम का। पेंडुलम समझते हैं, सिंपल पेंडुलम, जहाँ पे ऊपर आपका एक रिजिड सपोर्ट होता है, आप उसमें एक थ्रेड टाइप करते हो और उसके नीचे एक बॉब होता है। वो बॉब अभी नीचे मान लो ग्राउंड में है, आप उसको एक जगह जाके यहाँ पे अगर छोड़ते हो तो ये यहाँ तक आएगा और फिर वापस ऐसा जाएगा। तो ये दोनों पोजीशन उसकी कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशंस, और ये बीच वाली पोजीशन कहलाती है मीन पोजीशन। तो ये दो केस के लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव करना, कि क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों केस में कंजर्व रहती है या नहीं। ठीक है, तो हेड डालेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दो केस के लिए देखना है तुमको, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहले मैकेनिकल एनर्जी है क्या लिख लेते हैं, हाइफन डाल के लिखना। The sum of kinetic energy and potential energy is called, the sum of kinetic energy and potential energy is called mechanical energy. Is called mechanical energy. The sum of kinetic energy and potential energy is called mechanical energy. सबसे पहले केस 1 देखते हैं। A ball is dropped from some height. वही free fall. A ball is dropped from some height. इस हाइट को अपन h दे देते हैं, हाइट h। ठीक है, इसका डायग्राम बनाना, आपको डायग्राम बनाना, केस का डायग्राम। हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं ए पॉइंट से, ए पॉइंट ग्राउंड से h मीटर की दूरी पे, समझ रहे हो। हम ए और बी दोनों पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, अगर वो दोनों सेम हुई मतलब इट इज कंजर्व। ठीक है, सिचुएशन क्लियर है पूरा।
डायग्राम में h टोटल हाइट है a की ग्राउंड से, और b का हाइट क्या है, वो a से h1 मीटर दूर है, तो ग्राउंड से h माइनस h1 मीटर होगा। क्या बोलते हैं? मतलब अगर ए का हाइट ग्राउंड से 10 मीटर है और बी का हाइट या बी का डिस्टेंस ए से 7 मीटर पे है, तो बी का हाइट ग्राउंड से 3 मीटर होगा ना, समझ रहे? 7 3 10 होना चाहिए ना, वही लिखा हुआ है कि इतना एच है, इतना h1 है, तो बचा कुचा h माइनस h1। क्लियर है? पक्का? बढ़िया था डायग्राम। चलो अब पहले अपन ए पॉइंट का टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालते हैं, फिर बी पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे और देखेंगे क्या ये दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखेंगे एट ए, एट ए, चलो करें। लेट अ बॉल ऑफ मास n, लेट अ बॉल ऑफ मास n, स्मॉल m उसका मास है, let a ball of mass n is dropped from a height h. Let a ball of mass n is dropped from a height h. Then potential energy is equals to, potential energy is equals to m into g into h होगा। अभी ड्रॉप नहीं किए, ड्रॉप करने वाले हैं। ठीक है, ए पोजीशन तो फर्स्ट है ना, वहां पे u जीरो होगा। देखो u जीरो लिखा आप लोग सब, कभी भी हम कोई चीज को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। तो इस केस में अभी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। अभी तक चालू नहीं किया हमने देखना, अभी बस वहां पे उसको रखा हुआ है। तो रखे में भी तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, कि पेन अगर यहाँ पे है मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, हम छोड़ेंगे तो जाएगा ना नीचे, तो जा रहा है नीचे क्योंकि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, ऐड कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज नथिंग बट mgh प्लस जीरो इज mgh। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देना। हाँ, टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ठीक है, ज्यादा क्लियर है सबको? इसके बाद अब सिचुएशन देखते हैं बी की। बी में क्या होगा, बी तो बीच का पोजीशन है ना, ऑलरेडी वो ऊपर से नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, उसको बीच में अपन ने बीच में एक पॉइंट पे स्टडी कर रहा था। ठीक है, चालू करें। चलो लिखेंगे इसमें आइकन डाल के, लेट द बॉल ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ h1, लेट द बॉल ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ h1, let the ball travel a distance of h1 in time t, in time t small t, let the ball travel a distance of h1 in time t during its fall, during its fall, let the ball travel a distance of h1 in time t during its fall, full stop. Then the velocity of the ball, then the velocity of the ball, then the velocity of the ball after time t, after time t can be found by using, velocity of the ball after time t can be found by using, then the velocity of the ball after time t can be found by using equation of motion.
ना by using equation of motion, by using equation of motion, देखो at point A उसकी वेलोसिटी जीरो थी, बट पॉइंट बी पे वेलोसिटी जीरो थोड़ी ना है। इनफैक्ट जैसे ही हमने बॉल को छोड़ा, जैसे ही हमने बॉल को यहाँ पे ए हाइट से छोड़ा, एच मीटर से छोड़ा, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कम नहीं होगी, टकराने से जस्ट पहले मैक्सिमम होगी, पर पूरे रास्ते भर में उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पड़ रहा है जी। समझ रहे हैं? ठीक है, तो पॉइंट बी पे उसकी वेलोसिटी कितनी बोल रहे हैं अपन? v। तो v का वैल्यू निकालना पड़ेगा अपन बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अभी इस पॉइंट पे क्या क्या है, आपने v को स्मॉल v ले लिया है। ठीक है, आपका जो a है वो g के बराबर है, और इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी ना। हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस देख रहे हैं, कितना है? h1। तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब वो v में पहुंचेगा? तो v स्क्वायर यूजिंग थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g, या चलो 2s लिख लेते हैं, आगे इसको चेंज कर देंगे 2as। ठीक है, तो d स्क्वायर की जगह v स्क्वायर रहने दो, u स्क्वायर की जगह 0 आ जाएगा, 2 इंटू g इंटू h1। h1 ट्रैवल किया ना, उससे डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? h1, ना कि h। h तो फिर आप बोलोगे तो नीचे हो जाएगा, वो तो फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगी। अभी हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी एट पॉइंट बी, नॉट कि जब वो ग्राउंड से टच हो उसके पहले क्या वेलोसिटी, वो नहीं निकालना। अगर वो निकालना था तो अपन h लेते हैं। समझ रहे हैं क्या? तो क्या आ जाएगा? 2gh। तो इससे v कितना आया? v स्क्वायर कितना आया? 2gh। v नहीं निकाल रहा हूं, v स्क्वायर को v स्क्वायर ही रहने दो। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब इस पॉइंट का वेलोसिटी पता चल गया है, तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट b इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। समझ में आया मैंने v क्यों नहीं निकाला? कि अल्टीमेटली मुझे तो v स्क्वायर ही चाहिए ना फॉर्मूले में। तो पुट करते वैल्यू, तो क्या आएगा? हाफ इंटू m इंटू 2gh1, 2 कैंसल, तो कितना है काइनेटिक एनर्जी? mgh, सॉरी हाँ काइनेटिक एनर्जी कितना आया? mgh1। यहां तक फॉलो कर रहे हो? हाँ पक्का? एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ पे। आगे बढ़े। अब पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, मत देखो पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी तो निकल गई, पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी तो निकालना पड़ेगा ना, जीरो थोड़ी ना है। अभी भी तो एक हाइट पे है ना, कितने हाइट पे है? ग्राउंड से h माइनस h1। ये याद, ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ h1 यूज करना है, कहाँ h माइनस h1 यूज करना है। आप जब वेलोसिटी निकाल रहे हो ना, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? h1, इसलिए वेलोसिटी निकालते समय h1 यूज करना है। और अब आप जब इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी को अपन हाइट से निकालते हैं ना, तो वो कितना है अभी हाइट उसका? h माइनस फ्रॉम द ग्राउंड। तो m इंटू g इंटू h माइनस, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? mgh माइनस mgh1। अब टोटल निकाले जैसे इसका निकाले थे, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा? सम ऑफ बोथ mgh1 प्लस mgh माइनस mgh1। mgh1 माइनस प्लस कैंसल, क्या बचा? mg। इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप 1 और 2 को ऑब्जर्व करो, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए and total energy at point B is same. इसका मतलब mechanical energy is conserved in this case. समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको लिखते हैं कहां तक किया? यूजिंग कहां से? mg, और उसका हाइट कितना है इस बॉल का अभी? h माइनस h1, तो एक्सपैंड कर दी, बाद में ऐड कर दी काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो mgh1 और माइनस mgh1
कैंसिल। तो क्या बचा बस, क्लियर है सबको? अक्षर चलो लिखते हैं। ऑनलाइन आप लोगों को समझ में आ रहा है? अभिमन्यु, निवेश, जयती, यस सर। यस सर। चलो कहां तक लिखे हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो नीचे लिखना u इज इक्वल्स टू 0। u क्या है? u इज इक्वल्स टू 0 और क्या क्या चीजें हैं? a इज इक्वल्स टू g, a इज इक्वल्स टू g, s इज इक्वल्स टू h1, s इज इक्वल्स टू h1। हाँ चारों ही लिखना है, पांचों ही लिखना है, लिख लो पांचों। अच्छा मैं u0 तो लिख चुका हूं, चारों लिख लो। क्लियर है यहाँ तक? नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन आप पूरा कॉपी कर लो। वो नहीं लिखते क्या? उसके बाद ही तो हम बी में आए ना अभी। पावर पढ़ा है क्या स्कूल में? हाँ? ओके सबका? इसका इक्वेशन नंबर 2 दे देना, ऊपर वाला इक्वेशन नंबर 1 है टोटल एनर्जी एट ए एंड टोटल एनर्जी एट बी। डन। तो नेक्स्ट टाइम लिखना therefore total energy at A, therefore total energy at A, therefore total energy at A is equal to total energy at B. Therefore total energy at A is equal to total energy at B. Total energy at A is equal to total energy at B. Thus energy remains conserved. Thus energy remains conserved. Thus energy remains conserved during a free fall. During a free fall. During a free fall. ठीक है? नोट करके एक पॉइंट भी लिखना, नोट। Loss in potential energy, loss in potential energy, loss in potential energy, फिर इक्वल टू का साइन लगाना, इज इक्वल टू का साइन लगाए,
इज इक्वल टू गेन इन क्या, समझ रहे हो इस चीज को? जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है ना काइनेटिक एनर्जी में उतना ही गेन हो रहा है, ठीक है? कंजर्व, लॉस नहीं हो रहा है ना, एक्चुअली वो दूसरे फॉर्म में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में वो चीज गेन होगी, ठीक है? हाँ, एक घट रही है दूसरी बढ़ रही है, बोल सकते हो, ठीक है? बट दोनों का सम हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है? चलो केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2, केस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। केस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, टाइम लग जाएगा। तो एक क्लास और लगेगी, ये वाला चैप्टर हो जाएगा, ठीक है?